मित्रों नमस्कार। संविधान को जाने समझे श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राइट टू फ्रीडम की चर्चा करेंगे। एक तरीके से अवधारणात्मक चर्चा करेंगे। डिटेल में मैं बाद के एपिसोड्स में आपसे बातचीत करूंगा। प्रेम्बल पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि प्रेम्बल ने हमारे देश के निर्माण का जो खाका पेश किया था, उसी खाके में इस बात को अंकित किया गया कि जो हमारे नागरिक हैं, और कुछ मामलों में किसी भी व्यक्ति को भी कुछ फ्रीडम, कुछ अधिकार, कुछ न्याय, उसमें बात हुई न्याय, फ्रीडम यानी लिबर्टी, समानता और बंधुता की बात हुई। उसी फ्रीडम के तहत, उसी लिबर्टी के तहत जो हमारे पार्ट 3 में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, राइट टू फ्रीडम, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। और यह मूलतः जो हमारी व्यक्तिगत आज़ादी है, पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल फ्रीडम, जो मनुष्य होने के नाते यह हमारा बुनियादी अधिकार है, उसकी चर्चा करता है। और इसमें कुल मिलाकर के 4 अनुच्छेद हैं, 19, 20, 21 और 22। इसमें से जो 19वां अनुच्छेद है, यानी आर्टिकल 19 है, उसमें 6 तरह के आज़ादी यानी 6 तरह की स्वतंत्रता हमें नागरिकों को प्राप्त है। समझ लेना चाहिए कि यह स्वतंत्रता केवल इस देश के नागरिकों को प्राप्त है और इसमें किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर हम इस देश के नागरिक हैं, चाहे हमारी जाति कोई भी हो, चाहे हमारी नस्ल कोई भी हो, चाहे भाषा हम कोई बोलते हो, चाहे कोई भी हमारा धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी हमारा विश्वास इत्यादि हो, हम पर यह लागू होता है। ये जो 19 है, ये 6 तरह की, जैसा मैंने कहा कि स्वतंत्रताएं हमें प्रदान करता है। पहली स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है, जो हमें बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है। इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा जो है फ्रीडम ऑफ असेंबली, हम शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। निश्चित तौर से कोई भी समाज, कोई भी सभ्य समाज क्रिमिनल्स को अपराध करने के लिए इकट्ठा होने का अधिकार तो नहीं दे सकता, लेकिन हम शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकते हैं। तीसरा है हमें संगठन बनाने की आज़ादी है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, सहकारी संस्थान, सहकारी समितियां, ये हमें बनाने की आज़ादी है। यानी हम एक दूसरे के साथ मिल करके किसी मुद्दे को लेकर के संगठन बना सकते हैं। निश्चित तौर से वो संगठन, जैसा कि मैंने असेंबली के मामले में कहा, अपराधियों का गिरोह तो नहीं हो सकता कि डकैतों ने कहा कि हमने अपना संगठन बना लिया। स्वाभाविक है कि जो शांति प्रिय, संविधान पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, कर्तव्यों के लिए भी संगठन बना सकते हैं। जैसे ट्रेड यूनियंस, मजदूर अपना संगठन बनाते हैं और उसके लिए यही अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत उनको प्रदत्त किया गया है। तीसरा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम देश के तमाम हिस्सों में घूम सकते हैं, जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम अपने घर में ही बंद कर दिए जाएंगे बिना किसी कारण के, हाउस अरेस्ट होता है, लेकिन बिना किसी कारण के हमें कहा जाएगा कि आप अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे, या अपने गांव के बाहर नहीं निकलेंगे, मोहल्ले के बाहर नहीं निकलेंगे, देश के बाहर नहीं निकलेंगे, देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में नहीं निकलेंगे, अपने प्रदेश से बाहर नहीं निकलेंगे। हमें तो विदेश भी जाने की आज़ादी है, उसके लिए पासपोर्ट चाहिए, वीज़ा चाहिए, अलग बात है, लेकिन देश के अंदर हमें यहाँ से वहाँ जाने की आज़ादी प्रदत्त है, क्योंकि तभी यह देश बनता है। आपने अनुच्छेद 1 पर जब हमने चर्चा की थी, बताया था इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का अधिकार, एक जिले से दूसरे जिले, एक गांव से दूसरे गांव, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, ये जाने का अधिकार हमें अनुच्छेद 19 के अनुसार मिलता है। हमें जो अगला, जो हम 5वां कहेंगे, वो है
हमें कहीं बसने की आज़ादी, हम कहीं रह सकते हैं, हमें कहीं रहने का आज़ादी, जब हम घूमेंगे हो सकता है हम कहीं घर बना के रहना चाहते हो सकता है हम कहीं बसना चाहते हो सकता है हम कहीं भाड़े का मकान लेके रहना चाहते हो। तो ये आज़ादी हमें दी गई है। और छठा ये है कि हमें अपना प्रोफेशन यानी अपना व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, कामकाज, व्यापार और बिजनेस करने का, उद्योग करने का, कोई भी उद्यम करने का हमें अधिकार है। लेकिन 6 तरह के जो अधिकार हैं हमें समझ लेना चाहिए कि कोई भी अधिकार अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं होता। यानी आप नहीं कह सकते मुझे अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है और मैं जो चाहे करूं इनके तहत, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की थियरी है जो संविधान पर लागू होती है। क्योंकि अधिकार हर व्यक्ति को है, इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाती है संविधान के माध्यम से ही, कानून के माध्यम से ही, कि हमारा अधिकार दूसरे के अधिकार से टकराए नहीं। अगर टकराएगा तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। संविधान का उद्देश्य अराजकता फैलाना नहीं होता। संविधान का मकसद इस तरह के आज़ादी देने का यही होता है कि मनुष्य का जो विकास है, शारीरिक विकास है, मानसिक विकास है, बौद्धिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है ना, जिससे मनुष्य बनता है, वह हरेक को मिले। जब हरेक को मिलेगा तो कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व या सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि हरेक का सामाजिक दायित्व होता है। इसको AK गोपालन केस में जो कोर्ट ने उस समय जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, उसमें बहुत साफ शब्दों में कहा कि मनुष्य एक रेशनल बीइंग है, एक सोचने समझने वाला प्राणी है और ये एक साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। लेकिन जो सिविल सोसाइटी को भी वो कंट्रोल करना चाहता है, अपने नियंत्रण में लेना चाहता है कि हम ही सही हैं। किंतु सिविल सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, सिविल सोसाइटी का जो नियंत्रण है, जो रेगुलेशन है, उसके साथ साथ जो मनुष्य की अपनी इच्छा है उसका तारतम्य होना चाहिए। यानी आपको आज़ादी है घूमने की, अब आप नंगे घूम जाइए। नंगे घूमेंगे तो समाज आपको निश्चित तौर से पत्थर भी चला सकता है। उसकी आज़ादी है कि वो कहे अरे यहाँ पे औरतें हैं, यहाँ पे बच्चियाँ हैं, यहाँ पे अन्य लोग हैं और ये नग्नता ठीक नहीं है, वो आप पत्थर चला देगा। उसकी आज़ादी है कि भाई आप उसके सामने ऐसा करेंगे। इस कारण से संविधान ने ही हमारी इन 6 तरह की आज़ादियों को भोगने के लिए, यानी आज़ादियों को उपभोग करने के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए। सामाजिक दृष्टिकोण से, देश के दृष्टिकोण से, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच के अधिकारों को रिकंसाइल करने के दृष्टिकोण से। और ये जो प्रतिबंध हैं इनको हम संविधान की भाषा में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। जब हम हर एक इन 6 में से हर एक की विशद चर्चा अलग अलग करेंगे तो हर एक के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए हैं, जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, यानी रीजनेबल का मतलब है युक्त युक्त, जो युक्त युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ये बात समझ लें कि जो प्रतिबंध है वो कानून के माध्यम से लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जो शासक है उसकी इच्छा हो जाए, मनुष्य के रूप में हमारी भी कुछ भी इच्छा हो जाए और शासक की भी इच्छा हो जाए। इस इच्छा की टकराहट को रोकने के लिए, क्योंकि समाज सबसे बड़ा आर्बिटर है, निर्णायक है, समाज के हित में क्या है ये शासक को सोचना होगा। इसके लिए कानून बनाना होगा। कानून के अंतर्गत ही आपके ऊपर, आपके इन आज़ादी के ऊपर युक्त युक्त प्रतिबंध, युक्त युक्त जो कहते हैं रीजनेबल प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और ये बहुत समझने की बात है कि अगर ये प्रतिबंध लगा तो अंतिम निर्णय कौन करेगा कि प्रतिबंध ठीक है। मान लें हमें लगे कि प्रतिबंध ठीक नहीं, उचित नहीं है, तो अंतिम फैसला कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के पावर अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है कि हमारी आज़ादी के ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगा दिया जाए जो हमारी आज़ादी को ही खत्म करना चाहेगा और जिस मकसद से लगाया जा रहा है उस मकसद से बिल्कुल अलग होगा।
तो फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में भी पहुंच सकता है। लेकिन हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकता। जो शासकों से अपेक्षा की जाती है, और जैसा कि हम लोगों ने अनुच्छेद 13 के तहत देखा है कि शासकों के ऊपर भी, पार्लियामेंट के ऊपर भी इस बात का दबाव है, इस बात का प्रतिबंध है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दे, उसको कतरब्यों ऐसा कर दे, बिल्कुल डिक्टेटोरियल तरीके से। लेकिन कन्फ्लिक्ट तो हो सकता है। इसलिए चूंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का प्रोटेक्टर और गारंटर माना जाता है, रक्षक माना जाता है, इसलिए अपेक्षा की जाती है कि वहाँ पे मामला जाएगा तो बहुत ही ध्यानपूर्वक, सब्जेक्टिव नहीं कि जज साहब का मन हुआ तो ऐसा कर दिया, जी नहीं, दोनों पक्षों को सुनना होगा और बाकायदा विवेक से निर्णय लेना होगा कि समाज के हित में ये प्रतिबंध है अथवा नहीं। कानून तो मान लीजिए कहता है सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एक शब्द है जो आपके बोलने के अधिकार, बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगाया जा सकता है। अब किन चीज़ों से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट प्रभावित हुआ? अब कोई कह दे कि भाई आप चिल्ला के गाना गा रहे थे या आप नारे लगा रहे थे, आप सरकार के विरुद्ध वक्तव्य दे रहे थे, इसलिए राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो गई। तो देखना पड़ेगा कि हमने कहा क्या था, हम क्या कहना चाहते। ऐसा नहीं हो सकता बोले अगर आप इकट्ठा होकर के एक सभा करेंगे और सरकार की आलोचना करेंगे, नीतियों की बात करेंगे, तो यह जो है सो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को प्रभावित करता है। सिक्योरिटी एक छोटा शब्द नहीं है, उसको निश्चित तौर से देखना पड़ेगा कि हम जो इकट्ठा हुए हैं, हम जो कहने जा रहे हैं, हम कहेंगे, हमने पर्चे इत्यादि जारी किए हैं, वो हम क्या चाहते हैं और राज्य का क्या मकसद है। कई बार ऐसा होता है, आप याद करेंगे सीआरपीसी के तहत धारा 144 लगाई जाती है। अब वो जो नया बीएनएसएस हुआ है, जिसको हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं, उसके तहत उसका सेक्शन बदल गया है, 163 संभवतः वो सेक्शन हो गया है। तो ये अधिकार है कि अब लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं भी जाना चाहते हैं और आप कहेंगे नहीं आप नहीं जा सकते, हाँ हम आप धारा लगा देते हैं। हालांकि ऐसा लगाया जाता है, लेकिन उसको चुनौती दी जा सकती है। और मित्रों, मैंने अपने प्रशासकीय जीवन में देखा है कि इस तरह के अगर कह सकते हैं कि अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 144 के नाम पे भी लगाया जाता था, तो कोर्ट इसको, क्योंकि 60 दिन का अवधि का होता है, कोर्ट इसको ख़त्म भी करता था। मैंने कई बार देखा है कि जो सेशन कोर्ट है वही ख़त्म कर देता था, चूँकि एसडीओ का अधिकार होता है, सुप्रीम कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन राज्य ऐसा करता है, और इसलिए ही करता है क्योंकि नागरिकों को संविधान के और कानून की बहुत जानकारी नहीं होती। इस तरह का जो मैं एपिसोड चला रहा हूँ, इस तरह से जो मैं जाने समझे सीरीज चला रहा हूँ, हमारा मकसद एक यह भी है कि हम आप जाने, वरना राज्य तो श्रृंखल हो जाएगा। राज्य पर जनता का नियंत्रण हो चुकी, जनता ने ही राज्य को चलाने वाले शासकों को वोट दे करके और इस काबिल बनाया है कि हमारे ऊपर शासन कर सके। लेकिन उनका शासन संविधान के अनुरूप ही होना चाहिए। तो मित्रों, आज हमने एक जनरल अवधारणात्मक रूप से आपके सामने राइट टू फ्रीडम के अनुच्छेद 19 पर चर्चा की। इसमें जितने 6 तरह के फ्रीडम हैं, अब अगले एपिसोड्स में मैं बारी बारी से हर एक पर चर्चा करूंगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये बातचीत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।